अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब बच्चे ठीक ठाक हैं और चैप्टर नंबर 14 को एक तरतीब के साथ स्टडी कर रहे हैं। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 11 पे पहुंचे हैं और बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एमीटर। और एमीटर जो है उसको हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। जो एमीटर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तो हम ये देखेंगे कि एक एमीटर क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक एमीटर जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। बेसिकली जो एमीटर होता है बच्चों, ये एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं अप टू एनी रेंज। और एमीटर जो है ये एक गैल्वेनोमीटर को ही थोड़ा सा चेंज करके बनाया जाता है। तो एमीटर की डेफिनेशन को समझते हैं और फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि किसी एमीटर को बनाने के लिए किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमीटर की डेफिनेशन से। तो बच्चों मैं लिखता हूँ यहाँ पर एमीटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। एमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर करंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इसकी स्टेटमेंट है। इसको मैं लिखता हूँ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट। एक एमीटर की मदद से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 10 जो कि गैल्वेनोमीटर था, उसमें हमने गैल्वेनोमीटर को डिटेल के साथ डिस्कस किया और हमने ये देखा कि एक गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की मदद से हम किसी सर्किट में, किसी वायर में, किसी कंडक्टर में फ़्लो होने वाले करंट को चेक कर सकते हैं कि उसमें आया करंट फ़्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर से थोड़ा सा डिफरेंट है इस सेंस में कि ये करंट को मेजर भी करता है। ठीक है, अब करंट की डिटेक्शन जो है ये एक पार्ट है या एक स्टेप है और करंट की जो मेजरमेंट है ये दूसरा स्टेप है। डिटेक्शन में और मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। डिटेक्शन जो है दैट मीन्स ओनली डिटेक्शन दैट डू नॉट मेजर्स हाउ मच इज़ द करंट, ये उससे पता नहीं चलेगा। मेजरमेंट जो है इसमें आप कह सकते हैं कि इट इज़ अंडरस्टूड कि करंट की डिटेक्शन भी हो रही है कि करंट है भी, और दूसरा उसके साथ ये भी पता चल जाता है कि ये जो करंट है उसकी जो वैल्यू है एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स में वो कितनी है। तो वो जो एमीटर जो है जब भी कहीं लिखा हुआ आप देखें तो दैट मीन्स एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर करंट। ठीक है बच्चों, इसमें जो वर्ड आपने याद रखना है वो है मेजर करंट। अब जो हमने देखना है कि जो एमीटर है वो किस तरह से बनता है या एक एमीटर जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये जो हम अगली हेडिंग रखेंगे, जिसका मतलब है कि हम ये समझेंगे कि एक एमीटर को किस तरह से गैल्वेनोमीटर बनाया जा सकता है कि वो डिटेक्शन के साथ साथ मेजरमेंट भी स्टार्ट करे। अब जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर में एक जो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी उसमें जो हमने देखा था इसका एक मीटर मूवमेंट पार्ट होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मीटर मूवमेंट पार्ट। ये गैल्वेनोमीटर का वो पार्ट होता है जिसमें एक कॉइल, एक पॉइंटर और एक ग्रेजुएटिंग स्केल होती है। ठीक है, यानी अगर इसको समझना हो तो आप ये याद रख सकते हैं कि मीटर मूवमेंट पार्ट में एक कॉइल होती है और उसके बाद उसमें एक पॉइंटर होता है और तीसरी चीज़ जो उसके साथ हो सकती है ये होती है, वो होती है ग्रेजुएटिंग स्केल, ग्रेजुएटेड स्केल। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इसको जो है वो आपके सामने ड्रॉ करूं तो गैल्वेनोमीटर का वो पार्ट जिसको हम देख सकते होते हैं, जैसे ये गैल्वेनोमीटर की एक ग्रेजुएटिंग स्केल है, यहाँ पर कुछ नंबरिंग हुई होती है। तो ये नंबरिंग वाला जो पार्ट है ये इसकी ग्रेजुएटिंग स्केल है जिसके ऊपर कुछ ग्रेजुएशन या कुछ मार्किंग हुई होती है। जैसे यहाँ पे 0 है, लेट्स से 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इसी तरह बच्चों इसके इस तरफ भी जो है वो ग्रेजुएशन, ये जो है मार्क्स बने हुए होते हैं जो कि यूज़ होते हैं करंट की मेजरमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25
एंड 30। और इसके ऊपर जो एक पॉइंटर होता है, ठीक है, ये एक पॉइंटर होता है जो इस ग्रेजुएटिंग स्केल के ऊपर मूव कर सकता है, दिस इज़ पॉइंटर। और ये जो पॉइंटर होता है वो अपनी बेस में एक कॉइल के साथ जो है वो अटैच होता है। तो जो ये जो गैल्वेनोमीटर का ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मीटर मूवमेंट पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें 3 पार्ट हो गए। अब ये जो कॉइल होती है इसके बारे में जो हमने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था कि जब किसी कॉइल में करंट पास करता है तो जो कॉइल है वो एक रूल के मुताबिक एक टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल वाला जो टॉपिक था या गैल्वेनोमीटर में हमने जो पढ़ा था कि जब इस कॉइल में करंट पास करता है तो ये जो कॉइल है ये रोटेट करती है। अब ये जो पॉइंटर होता है एल्यूमिनियम होता है, पॉइंटर बहुत लाइट सा पॉइंटर होता है, ये इस कॉइल के साथ अटैच होता है। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट पास करता है और ये कॉइल रोटेट करती है तो ये जो पॉइंटर है ये भी मूव करता है। अब डिपेंड करता है कि कॉइल जो है वो किस तरह से रोटेट हुई है, ठीक है ना, इस राइट साइड को रोटेट हुई है या लेफ्ट साइड को रोटेट हुई है, तो उसके मुताबिक ये जो पॉइंटर है वो भी राइट साइड या लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा। अब जो जैसे ही इस कॉइल में करंट पास करता है तो ये कॉइल जो है वो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल वाले रूल के मुताबिक घूमती है और साथ ही ये जो पॉइंटर है वो भी मूव करता है। तो जैसे ये पॉइंटर मूव करता है तो इस पॉइंटर की जो मूवमेंट है उससे हमें पता चल जाता है कि इस कॉइल के अंदर कोई करंट जो है वो फ्लो किया है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो बात हो जाती है कि करंट की डिटेक्शन, यानी अगर हमने सिर्फ ये देखना हो कि करंट जो है वो किसी सर्किट में है या नहीं तो उसका तो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें से पता चल सकता है कि आप जहाँ पे आपने चेक करना है कि करंट पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा, आप उस कंडक्टर को, उस वायर को इस कॉइल के 2 एंड्स के साथ जोड़ दें। जैसे ही करंट पास करेगा ये पॉइंटर, कॉइल रोटेट करेगी, पॉइंटर मूव करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे करंट जो है वो मौजूद है, ठीक है बच्चों। ये बात आपने याद रखनी है। अब जो इस मीटर मूवमेंट पार्ट में 3 बातें या 3 वर्ड्स आपने और याद रखने हैं। एक होती है बच्चों, ये हमारे पास पूरी एक स्केल है, जैसे आप देख रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू 30, 0 से 30 तक, ठीक है। एक मार्किंग हुई है, एक स्केल बन जाती है इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। तो अगर तो बच्चों ये जो कुछ रूल है जो आपने याद रखना है वो बच्चों ये है कि अगर तो ये जो पॉइंटर है वो यहाँ से इस तरह मूव करे राइट को या लेफ़्ट को कि यहाँ से मूव करता हुआ ये एग्जैक्ट इस स्केल के साथ ज्वाइन हो जाए, जैसे ये 30 बना हुआ है, तो अगर ये पॉइंटर 0 से या अपनी स्टेबल या स्टैंडर्ड पोजीशन से इस तरह मूव करे कि ये 30 पर आ जाता है, लेट से जैसे ये 30 लिखा है, तो दैट विल बी द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हम इसमें जो इसका नाम रखेंगे हम कहेंगे कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुई है। अब ये आपने वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है इसका ये कोई ऐसे ही वर्ड्स नहीं है, बल्कि इसको आपने समझना है कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है बेसिकली ये किसी भी गैल्वेनोमीटर के ऊपर जितनी मार्किंग हुई है, मैक्सिमम मार्किंग हुई है 30 है, या लेट से किसी गैल्वेनोमीटर में 50 है या किसी गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो जितनी भी मैक्सिमम मार्किंग है किसी गैल्वेनोमीटर की ग्रेजुएटिंग स्केल के ऊपर, तो जब वो पॉइंटर उस मैक्सिमम मार्किंग को पॉइंट कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये जो आपने याद रखना है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो वर्ड है जब मैं यूज़ करूं, दैट मीन्स द पॉइंटर इज़ हाईलाइटिंग और द पॉइंटर इज़ सेट टू द फुल स्केल ऑफ मूवमेंट, मीटर मूवमेंट पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। वो उसकी स्केल के मैक्सिमम नंबरिंग को, मार्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बच्चों ये भी हो सकता है कि करंट इतना ज़्यादा हो कि जब वो इस कॉइल में से पास हुआ तो ये जो पॉइंटर है इसकी जो मूवमेंट है वो फुल स्केल से क्रॉस कर गई, आगे चलेगी। जैसे यहाँ पे फुल स्केल मैंने 30 ली है तो वो 30 से क्रॉस करके आगे चला गया, तो उसको बच्चों हम फिर उसके लिए जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, याद कर लें आप इसको। तो आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा कि इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से इतना करंट पास हुआ कि उस कॉइल की जो कॉइल में जो रोटेशन आई, कॉइल जो मूव की, घूमी, तो उसके साथ जो पॉइंटर मूव किया वो उस फुल स्केल डिफ्लेक्शन को जो है वो क्रॉस कर गया, राइट, उस स्केल से आगे चला गया। तो इसको हम कहेंगे आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन। और इसी तरह बच्चों एक और टर्म है जो आपने याद रखनी है और वो है विद इन स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये देखें विद इन स्केल डिफ्लेक्शन। अब जो आपको नाम से ही इनके कुछ नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अगर आप इनके नाम याद रख लें ये तीनों, तो आप आसानी के साथ ये चीज़ जो है इसको याद रख सकते हैं कि इसका
इस नाम का या इस वर्डिंग का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, जैसा फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन्स डिफ्लेक्शन एट फुल स्केल, वट एवर द स्केल नंबरिंग इज़ फुल स्केल। आउट ऑफ स्केल उससे बियॉन्ड चली जाएगी, उससे क्रॉस करके आगे चली जाएगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ से मूव करके ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाए। और विद इन स्केल का मतलब है कि उसकी स्टेबल या स्टैंडर्ड पोजीशन जो है पॉइंटर की, उससे लेके जो मैक्सिमम पोजीशन है उसकी, जो भी नंबरिंग की हुई है, उसके दरमियान में अगर कहीं पे आ जाता है वो पॉइंटर, तो इस केस में हम कहते हैं कि अब इस पॉइंटर की जो डिफ्लेक्शन है ये विद इन स्केल हुई है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की आपको? तो ये विद इन स्केल डिफ्लेक्शन आ जाती है। ऑल राइट, तो ये बच्चों बेसिक जो हमने गैल्वेनोमीटर का मीटर मूवमेंट पार्ट है उसको हमने डिस्कस किया। इसलिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है, इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम एक गैल्वेनोमीटर को ही एक एमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या करेंगे। तो बच्चों उसके लिए हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले देखें, आपने इस बात को समझना है। सबसे पहले लेट्स से कि अब मैं ये गैल्वेनोमीटर जो है उसको जी लिख लेता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर का मीटर मूवमेंट पार्ट है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, ये वो गैल्वेनोमीटर का पार्ट है, ये जो आपके सामने है। और ये जो गैल्वेनोमीटर है बेसिकली ये गैल्वेनोमीटर ही है। तो इस गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है एक एमीटर में। तो जो ऐसा करने से पहले सबसे पहली बात जो आपके जहन में आनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इस एमीटर की रेंज क्या होगी। ठीक है, मसलन आपने अब एमीटर बनाना है, तो एमीटर बनाने से पहले आपके जहन में जो बात आएगी वो क्या आएगी कि इसकी रेंज क्या होगी। ये वाला वर्ड आपके जहन में आ जाएगा फ़ौरन कि इस एमीटर की रेंज क्या है। एमीटर की रेंज का मतलब बच्चों ये है कि जो आप एमीटर बना रहे हैं वो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सके। बस आपने जो एमीटर बनाना है तो उसकी आपने एक रेंज सेट करनी है कि ये जो एमीटर मैं बना रहा हूँ इस एमीटर ने मैक्सिमम कितना करंट मेजर करना है। ठीक है बच्चों, मसलन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर उस गैल्वेनोमीटर का हमें नज़र आ रहा है, तो जब उस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो 0 से मूव करके 30 पे जाए, तो 30 इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो ये जो 30 डिवीजन्स होंगी, 0 से लेके 30 डिवीजन्स, ये 30 डिवीजन्स मैक्सिमम कितना करंट रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ द रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, कि ये इतनी रेंज का एमीटर है, इसने मैक्सिमम 1 एम्पियर तक मालूम करना है, दैट्स ऑल। या इस एमीटर ने मैक्सिमम जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर या 50 मिली एम्पियर या 2 एम्पियर या 5 एम्पियर तक इसने मालूम करना है। इस चीज़ को हम कहते हैं रेंज। ये रेंज जो है ये आपके जहन में पहले होनी चाहिए कि हमने ये एमीटर बनाना है तो ये एमीटर कितना करंट जो है उसको मेजर कर सके। तो बच्चों रेंज आपने सेट करनी है, ये बहुत ज़रूरी है रेंज सेट करना, क्योंकि रेंज सेट किए बगैर आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर नहीं बना सकते या एमीटर नहीं बनाया जा सकता रेंज सेट किए बगैर। या बन सकता है लेकिन वो एक रैंडम और बड़ा अजीब सा गैल्वेनोमीटर होगा जिसका पता ही नहीं है कि उसकी जो ग्रेजुएट ये जो स्केल्स हैं वो 1 डिग्री या 1 लाइन जो है वो कितने करंट को रिप्रेजेंट करेगी, अभी बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो रेंज जो है ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी हम रेंज सेट करते हैं और इसकी जो रेंज हमने सेट की है वो है आई एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई एम्पियर है, ये आई जो है ये मैं ले रहा हूँ एज ए वेरिएबल, एज ए जनरल नंबर ले रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 या 5 जो है वो नहीं ले रहा। ठीक है, समझ रहे ना बात को? तो जनरल मैं एक नंबर ले रहा हूँ विच इज़ आई। तो अब जो आई एम्पियर जो है वो इस गैल्वेनोमीटर की रेंज है। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट पास करना हो तो डेफिनेटली हमें इस गैल्वेनोमीटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका ये वाला एंड पॉजिटिव एंड के साथ लेट्स से, और गैल्वेनोमीटर का ये वाला एंड जो है वो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ शो कर दिए मतलब उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ बच्चों मैंने बैटरी नहीं बनाई, बस ऐसे ही शो कर दिया है कि ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है। आप चाहें तो यहाँ पे एक मतलब चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि इसको जो है एक बैटरी बना दें, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दें, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ ऐसे भी शो कर दें कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर भी ठीक है। अब जो इस बैटरी से जो करंट आएगा दैट करंट मस्ट बी आई। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है, इस बैटरी से जो करंट आएगा दैट मस्ट बी आई। अब ये आई क्या है? ये वही करंट है जिस करंट की रेंज आपने
जो है वो गैल्वेनोमीटर की सेट की है। आप चाहते हैं कि ये वाला गैल्वेनोमीटर इतने एम्पियर का हो, तो ये आई जो है ये वही करंट होगा जो आपने वहाँ पे सेट की है उसकी रेंज। अच्छा बच्चों, अब ये होगा कि जब ये जो आई करंट है वो इस गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर डेफिनेटली डिफ्लेक्शन देगा, और इस आई करंट पर गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी फुल स्केल, सॉरी दैट विल बी आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन, राइट, दैट विल बी आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन। ये वाली डिफ्लेक्शन बनेगी, वो स्केल से आगे चला जाएगा, इसलिए कि गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। ये बहुत थोड़े से करंट के लिए भी जो है वो बहुत सेंसिटिव है और ये आउट ऑफ स्केल चला जाता है। तो ये जो आई है दैट विल बी द करंट फॉर विच द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल गो आउट ऑफ स्केल, ठीक है, आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब हमने जो ये काम करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल एक रेजिस्टर जो है, एक रेजिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट करनी है, इसलिए कि करंट बहुत ज़्यादा है और गैल्वेनोमीटर में से जब ये करंट पास करेगा तो इस करंट के पास करने की वजह से उस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल हो गई है। तो हमें चाहिए कि इसके करंट को थोड़ा सा कम कर दें ताकि करंट आसानी से गुजर सके। अब जो ये हमने एक रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट कर दिया इस गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। इसको हम, ये जो रेजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, इस रेजिस्टर को हम कहते हैं शंट रेजिस्टर, राइट, या शंट रेजिस्टेंस भी कह लेते हैं इसको, और इसको बच्चों हम बाईपास रेजिस्टर भी कह लेते हैं, ठीक है, बाईपास रेजिस्टर भी इसका नाम है, ये दोनों इसके नाम है, इस तरह हम इसको कह लेते हैं, और इसको हम RS से शो करते हैं, ठीक है, R फॉर रेजिस्टेंस, S फॉर शंट। अब जो ये जो रेजिस्टर लगाया है वो एक्चुअली करंट के करंट को एक एक्स्ट्रा पाथ दिया है जिससे जो करंट इसमें से भी पास कर सके, सारा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास ना करे, जबकि कुछ करंट जो है वो इस शंट रेजिस्टर में से भी पास कर सके, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है, वो ये कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो होती है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, तो इस शंट रेजिस्टर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे लगाएं तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो एज ए एमीटर काम करना शुरू करे। इस तरह बच्चों लगाएंगे, इसको देखें, इसको सोचने का, इसको समझने का तरीका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों इस रेजिस्टेंस की जो चॉइस है या इसकी जो वैल्यू है वो बच्चों हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ वो करंट पास करे जिस करंट पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होती है। तो गैल्वेनोमीटर में से उतना करंट पास करे जिस करंट पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। उसके अलावा बाकी जितना करंट है वो सारे का सारा करंट जो है वो इस शंट रेजिस्टेंस में से पास कर जाए, ठीक है बच्चों। फिर से देखें एक दफ़ा, मैंने कहा कि इस शंट रेजिस्टर की जो चॉइस है या इसकी जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए कि जब करंट इस पॉइंट पर आकर डिवाइड हो कि वो गैल्वेनोमीटर की तरफ भी जाएगा और इसकी तरफ भी, तो गैल्वेनोमीटर की तरफ सिर्फ वो करंट जाए जिस करंट पर वो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, ठीक है बच्चों। अब फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर में से वो करंट जिस पर ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे उस करंट का नाम है IG, कैपिटल I और उसके साथ स्मॉल g। तो ये जो IG है दैट इज़ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये आपने याद रखना है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला वो करंट है जिस पर ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। समझ आई ना बच्चों बात की। ये जो IG करंट है ये कोई ऐसे ही करंट नहीं है कि जिसको हम मतलब कोई भी करंट नहीं है जो इसमें से पास कर जाए गैल्वेनोमीटर में से, ऐसी बात नहीं है। IG जो है ये बड़ा स्पेसिफिक करंट है, बड़ा ख़ास करंट है जिस पर इस गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो उस गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी करंट बचेगा वो करंट इस शंट रेजिस्टर में से पास करेगा। तो बच्चों वो करंट क्या होगा, दैट करंट मस्ट बी I माइनस IG, ठीक है ना। तो अगर टोटल करंट I था जो बैटरी से आया था
तो टोटल करंट अगर I है इस पॉइंट A पर, लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A है, तो इस पॉइंट पर अगर टोटल करंट I आया था तो उस I में से I करंट जो है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। एक वो चला गया गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट और दूसरा इस शंट रेजिस्टर में से पास करेगा। अब जो करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जो गया उस करंट के बारे में जो बात अभी मैंने आपको बताई वो याद रखनी है कि वो IG करंट होगा और वो करंट होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उस करंट के गुजरने पर ये गैल्वेनोमीटर एक अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो IG करंट जो है उसके पास करने पर जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, राइट। दिस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, राइट। और बच्चों जो बाकी करंट होगा बच्चों वो करंट पास कर जाएगा इस शंट रेजिस्टर में से, ठीक है। या इसको अगर 25 से आगे ले जाऊँ मैं और 30 की स्केल ही रखूँ तो लेट्स से बच्चों दिस इज 30, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। दैट करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय IG। ओके जी बच्चों, तो बाकी करंट जो है वो RS में से शंट रेजिस्टर में से पास करेगा। तो अब जो है इस वक्त जो गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल है वो एक तरह से एडजस्ट हो गई I करंट के ऊपर। अब ये गैल्वेनोमीटर इस शंट रेजिस्टर समेत, अगर ये शंट रेजिस्टर इस गैल्वेनोमीटर के साथ लग जाए एज ए बाईपास रेजिस्टर, तो ये शंट रेजिस्टर और गैल्वेनोमीटर दोनों मिलकर इकट्ठे, फिर मेरी बात गौर से सुननी है कि ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट रेजिस्टर दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन के साथ इस वक्त I करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस वक्त गैल्वेनोमीटर जो है उसकी जो फुल स्केल है वो इस बाईपास या शंट रेजिस्टर की मदद से I करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी गैल्वेनोमीटर के ऊपर अगर 30 डिग्रीज हमने बनाई हुई हैं, 30 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये 30 स्मॉल नंबरिंग हुई है, तो उस वक्त जो उसकी 30 डिग्रीज हैं, या एक लाइन को आप एक डिग्री के नाम से अगर कहें, तो इस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो 30 डिग्रीज हैं वो I करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस शंट रेजिस्टर की मदद से, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो काम कर रहा है एज ए मेजरमेंट ऑफ करंट इस सेंस में कि 30 डिग्रीज नाउ इक्वल्स I करंट, ठीक है ना। अगर I 1 एम्पियर है तो इसका मतलब होगा कि इस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो 30 डिग्रीज हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग 1 एम्पियर करंट, ठीक है ना। फर्ज कर लें बच्चों कि ये जो I था आपने शुरू में वो 1 एम्पियर सेट किया है, ठीक है ना। फर्ज कर लें कि आपने जो गैल्वेनोमीटर को आपने जो एमीटर बनाना है आपने सोचा कि इसकी रेंज 1 एम्पियर होनी चाहिए, तो आपने इसकी 1 एम्पियर रेंज सेट की और फिर उसके बाद आपने ये प्रोसेस किया कि यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगाई और करंट को इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल है यानी 30 डिग्रीज वो उस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 एम्पियर को, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब है कि अब ये एक गैल्वेनोमीटर एमीटर बन गया जिस एमीटर में 30 डिग्रीज जो होंगी वो 1 एम्पियर को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर उसके बाद हम खुद समझेंगे कि जो 15 डिग्रीज हैं वो डेफिनेटली हाफ एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये जो गैल्वेनोमीटर का मीटर मूवमेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिस 0 से लेकर 30 जिसके ऊपर स्केलिंग या डिग्रीज बनी हुई हैं, अब ये वाला जो पार्ट है वो अब करंट की मेजरमेंट भी कर रहा है, ठीक है ना, अप टू 1 एम्पियर। अब ये भी याद रखना है कि अप टू 1 एम्पियर करंट जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, क्या याद रखना आपने, उसके लिए आपने ये याद रखना कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम उस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल एक रेजिस्टर लगाते हैं और उस रेजिस्टर की मदद से ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जहाँ तक बात है इस रेजिस्टर की वैल्यू की, तो उसके बारे में दो बातें बच्चों आपने याद रखनी है, ठीक है। वो दो बातें कौन सी हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक तो बच्चों आपने ये याद रखना है कि इस रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो बहुत थोड़ी होगी, ठीक है ना।
या ज़ाहिर बात है क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, तो उसमें से तो बहुत थोड़ा करंट पास करे तो वो आउट ऑफ स्केल हो जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि जो टोटल करंट आई होगा उसमें से बहुत थोड़ा सा पार्ट होगा, वेरी स्मॉल पार्ट आई जी, वो गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा, बाकी ज़्यादा इसमें से पास करेगा। अब जो इसकी पहली बात जो आपने इसके बारे में याद रखनी वो ये कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली बात या पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये जो आपने याद रखना, कहीं पे कोई MCQ आ जाता है या कोई पॉइंट आ जाता है तो ये आपको पता हो कि इस शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि ज़्यादा करंट का मतलब होता है कि वहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी होनी चाहिए। करंट और रेजिस्टेंस, जैसे हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ में कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर करंट ज़्यादा है तो इट इज़ अंडरस्टूड के रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इट इज़ अंडरस्टूड के करंट कम है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो मेजरमेंट है या इसकी जो कैलकुलेशन है वो अगर हमें करनी पड़ जाए तो वो क्या होगी, हमें किस तरह से पता चलेगा कि एक शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो कैलकुलेशन मैं आपके सामने इसकी कर देता हूँ। तो उस कैलकुलेशन में बच्चों इस तरह है कि अगर हम ये मालूम करना चाहें कि ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकालनी है तो किस तरह से निकालें, तो उसकी कैलकुलेशन है जो मैं आपके सामने कर देता हूँ। अब जो फर्ज करें, अब ये दोनों जो हैं गैल्वेनोमीटर और ये जो शंट रेजिस्टेंस है दोनों आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। याद करें चैप्टर 13 रजिस्टर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो कॉइल है उसकी भी एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, राइट। तो इस गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी या इसकी जो कॉइल की जो रेजिस्टेंस होगी, दैट स्मॉल रेजिस्टेंस विल बी Rg, ठीक है बच्चों। फर्ज कर लेते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस है वो Rg है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। फर्ज करें बच्चों गैल्वेनोमीटर जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vg है, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, G फॉर गैल्वेनोमीटर। और ओम्स लॉ के मुताबिक बच्चों इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी Ig टाइम्स Rg, ठीक है बच्चों। Ig जो है दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड Rg इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स IR, G फॉर गैल्वेनोमीटर। उसके बाद बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रजिस्टर या शंट रेजिस्टेंस, ये जो शंट रेजिस्टेंस होगी ये वाली RS, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेट्स से दैट इज VS, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, S फॉर शंट, दैट इज इक्वल्स टू करंट थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस विच इज I माइनस IG, राइट। आपको पता है इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, I माइनस IG मल्टीप्लाई RS इज द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस। अगेन मैंने यहाँ पे दोबारा मैंने ओम्स लॉ लगाया है V इक्वल्स IR। अब जो I है दैट इज करंट थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस विच इज I माइनस IG टाइम्स RS। अब जो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये आपको पता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन VS मस्ट बी इक्वल्स टू VG, VS मस्ट बी इक्वल्स टू VG। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप याद कर लें। तो जो इस रूल के मुताबिक अगर VS की वैल्यू मैं लिखूं तो वो है I माइनस IG टाइम्स RS इक्वल्स VG की बच्चों अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो है IG टाइम्स RG, ठीक है। और यहाँ से बच्चों अगर RS की वैल्यू हमने निकालनी हो तो यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ, तो जो यहाँ से अगर हमने RS की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी IG टाइम्स RG ओवर I माइनस IG। तो ये बच्चों हमारे पास जो फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से हम उस शंट रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। इस शंट रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि IG क्या है। IG क्या है, इसको पूरा पढ़ें ज़रा। IG को सिर्फ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर नहीं कहना,
जिसने करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कहा वो गलत हो जाएगा। पूरा फिक्रा पढ़ना है। IG को आपने कहना है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, राइट। गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला वो करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ये वो IG है। RG क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और I माइनस IG क्या है? दिस इज करंट थ्रू शंट रेजिस्टर। तो ये बच्चों यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से शंट रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखे। एक ये कि ये जो शंट रेजिस्टर है उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों आपने ये देखी कि उस शंट रेजिस्टर की अगर वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ जाए या फाइंड करनी हो, ज़रूरत पड़े, तो हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ये समझ आ गई बच्चों ये वाला पॉइंट आपको। चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों 2 पॉइंट अब लास्ट रह गए जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं, और वो 2 पॉइंट ये हो गए। पहला वैल्यू ऑफ मस्ट बी वेरी स्मॉल, दूसरा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, और तीसरा जो है बच्चों वो ये कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज ऑलवेज वेरी स्मॉल। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज ऑलवेज वेरी स्मॉल। ये जो आपने तीसरा पॉइंट जो है याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अब एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ये हमेशा बच्चों बहुत स्मॉल होती है। किस तरह से? देखें, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको बताया बच्चों हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/RE इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको बच्चों याद आ गया सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल जुड़े हुए हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से मालूम की जाती है, उसका ये फार्मूला है। तो बच्चों ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG और इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू RS, तो दोनों को अगर ऐड करें तो इस रूल के मुताबिक ऐड करेंगे तो ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस किसकी बनेगी? एमीटर की, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो इस शंट रेजिस्टेंस में एमीटर है। तो बच्चों इसको मैं लिखता हूँ दोबारा से कि 1/RA फॉर रेजिस्टेंस फॉर एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1/RG प्लस 1/RS। तो बच्चों इस फार्मूले से, इस एक्सप्रेशन से हम जो है वो एमीटर की रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। 1/RA इक्वल्स 1/RG प्लस 1/RS। अब जो यहाँ पर आपको एक रूल याद आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। रूल क्या था बच्चों? रूल ये था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, जैसे ये RA है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में एक लाइन मैंने लिखवाई थी आपको, मैं भी बोलता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है। ये लाइन आपको याद आई, मैंने लिखवाई थी आपको। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अब जो इस कॉम्बिनेशन में गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस में जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, दोनों में स्मॉलेस्ट वो किसकी है? शंट की। अब शंट के बारे में मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल। अब इस जो एमीटर बनेगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इससे भी छोटी होगी, राइट। याद आई ना वो लाइन कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। आप देखेंगे इन दोनों में, इन जितने भी रेजिस्टर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू देखें किसकी है। तो जो पैरेलल जो उनकी इक्विवेलेंट बनेगी उसकी वैल्यू उससे भी छोटी होगी। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो एमीटर बनता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है एमीटर की वो शंट रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होती है। इट मीन्स शंट अगर बहुत स्मॉल है तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एमीटर की रेजिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगी। समझ आ गई बच्चों ये तीसरा पॉइंट आपको? ऑलराइट, तो अब चलते हैं 4th और लास्ट पॉइंट की तरफ। वो बच्चों क्या है? लास्ट पॉइंट जो है इसका वो इसकी स्केल होती है जिसको हमने सेट करना होता है। तो 4th पॉइंट जो है वो इसकी स्केल समझ लें। तो जैसा मैंने बच्चों अभी आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात की है कि फ़र्ज़ करें बच्चों कि गैल्वेनोमीटर में जो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 30 है, ठीक है, 30 डिग्रीज़ है। आप कह लें कि नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ जो हैं किसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर वो 30 हैं, यानी 30 डिवीजन्स हैं। 0 से शुरू करें 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और उसकी जो रेंज है वो बच्चों उस गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो आपने सेट की हुई है 2 एम्पीयर के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्रीज़ जो हैं
उस गैल्वेनोमीटर के वो 2 एम्पीयर के इक्वल हैं। यानी जब वो गैल्वेनोमीटर 30 डिग्रीज पे जाएगा यानी फुल स्केल पे जाएगा तो उस वक्त वो गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 एम्पीयर को। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री है इस गैल्वेनोमीटर की वो इक्वल होगी 2/30 यानी 1/15 एम्पीयर के। समझ गए बच्चों बात को? ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर की जो एक लाइन है, ये जो एक छोटी सी लाइन है 1 डिग्री जिसको हमने कहा, इस 1 डिग्री की वैल्यू 1/15 एम्पीयर है अगर वो 2 एम्पीयर का एमीटर है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आप इस एमीटर से कोई भी करंट मेजर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 2 एम्पीयर से कम होगी। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें बच्चों आपने एक करंट मेजर किया और उस करंट को मेजर करने पर आपने देखा कि उसकी जो डिफ्लेक्शन, उसका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आके रुक गया। अब आप काउंट करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट में कितने डिग्रीज़ हैं। आपने काउंट किया 10, 11, 12, 13। अब जो 13 डिग्री इसकी वैल्यू यहाँ पे 13 लाइन है जहाँ पे ये पॉइंटर रुका है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 1/15 एम्पीयर है। तो आप जो यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हैं कि जो 13 डिग्रीज़ हैं वो फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 1/15 मल्टीप्लाई 13 यानी 13/15 एम्पीयर, जो भी इसका डेसिमल में बने उतना करंट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये वाली एग्जांपल? ठीक है ना। अब आपने कोई भी करंट मेजर किया, लेट से उस करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर से कम है। ठीक है। 2 एम्पीयर से इसलिए कम होना ज़रूरी है क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 2 एम्पीयर। अब आपने करंट मेजर किया, जब करंट मेजर किया तो वो पॉइंटर जो है वो यहाँ आके रुक गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना करंट होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये कौन सी, इसकी डिवीजन कौन सी है, 24। ठीक है। 20 से शुरू करें, 1 2 3 4। अब 24 डिवीजन जो है वो कितने करंट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसका मतलब होगा बच्चों 24 मल्टीप्लाई 1/15। 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, यानी एक लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1/15 एम्पीयर को। तो फिर 24 लाइन्स या 24 डिग्रीज कितने करंट को रिप्रेजेंट करेंगी, दैट इज़ 24 मल्टीप्लाई 1/15। तो इस तरह जो आप कोई भी स्केल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर का जो मीटर मूवमेंट पार्ट है जो 30 डिग्रीज़ या कोई भी नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ हैं उसको फिर आप किसी भी स्केल में उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 1 डिग्री में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो है 4 पॉइंट्स जो है इसके बारे में कंप्लीट हो गए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट एक पॉइंट बच्चों रह गया, नंबर 5, वो ये कि एमीटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज़। एमीटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज़ इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में जो एमीटर होता है इसको हमेशा बच्चों हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है। सीरीज़ में लगा देते हैं। जैसे बच्चों फ़र्ज़ करें कि ये एक छोटा सा सर्किट है, ये कोई लाइट बल्ब है और इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक एमीटर लगा देता हूँ तो इट मीन्स कि ये एमीटर सीरीज़ में इस बल्ब के साथ कनेक्ट होगा और सीरीज़ में होने की वजह से सीरीज़ में लगेगा और ये करंट को मेजर करेगा कि यहाँ पे कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो सीरीज़ में लगाने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको जब हम सीरीज़ में लगाएंगे तो सीरीज़ में लगाने की वजह से इस एमीटर में की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करंट के ऊपर। करंट कम या आपको मतलब करंट कम या ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, ये जस्ट इस करंट को मेजर करेगा। तो एमीटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज़ इन अ सर्किट। ठीक है बच्चों। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। एक दफ़ा फिर से बता दूं। पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल, उसकी कैलकुलेशन की, आरएस फाइंड किया। तीसरा पॉइंट बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज़ वेरी स्मॉल पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। नंबर 4, नंबर ऑफ डिग्रीज बताया आपको कि किस तरह से आपने सेट करने हैं। और नंबर 5, एमीटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज़। ठीक है बच्चों। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा सा प्रिपेयर करना है। और इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस आए हैं अभी पढ़ते हुए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, टेक्स्ट कर दें या कमेंट में लिख दें, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में उस पर मज़ीद फ़र्क जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ करते हैं।
उम्मीद है आप सब बच्चों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 12 में, और लेक्चर नंबर 12 हमारा होगा वोल्ट मीटर के बारे में, और उसमें वोल्ट मीटर को हम अच्छी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से एम मीटर की तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।